वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। मैं पंकज जायसवाल आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपनी इस क्लास में। हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं कि इस समय जो है पैंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इसलिए हमें घरों पे रह के पढ़ाई करनी पड़ रही है ना। हम लोग टीचर्स हैं तो हम लोग तो कॉलेज जाते हैं, पढ़ाते हैं, है ना, वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल कराते हैं। इस सारी व्यवस्थाएं ये इसलिए हैं क्योंकि आप घर पर रहें, सावधानी पूर्वक रहें, मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइज करें, है ना, 2 गज की दूरी बना के रखें और सुरक्षित तरीके से घर पे पढ़ाई आपकी बाधित ना हो। इसलिए इस पैंडेमिक के समय में हम लोग आपको ऑनलाइन वीडियो अवेलेबल यूट्यूब के माध्यम से करवा रहे हैं। तो इसी में हम लोग जो इस समय चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो चैप्टर का नाम है विलयन। उसमें हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी हैं। इस समय हम लोग डिस्कस कर रहे हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। तो विलयन के अणुसंख्य गुण हमने आपको बताया था कि विलयन के अणुसंख्य गुण का मतलब है कि किसी तनु विलयन की वह गुण, किसी तनु विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या पर या विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, उन्हें हम कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। किस पर निर्भर करते हैं? विलेय के अणुओं की संख्या पर या विलेय के मोलों की संख्या पर, यानी विलेय के मोलों की संख्या पर। और अगर विलायक पर निर्भर करता है तो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ऐसे गुणों को, विलयन के ऐसे गुणों को हम लोग कहते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण। तो अणुसंख्य गुण में हमने आपको बताया था कि विलयन के 4 अणुसंख्य गुण होते हैं। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और परासरण दाब। इसमें से हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का पूरा डिस्कशन कर लिया था, पूरा कंसेप्ट उसका समझ लिया था और उस पे हमने एक वर्कशीट भी सॉल्व कर ली थी। क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन दोनों टॉपिक को हमने 2 अलग अलग वीडियोस में बनाया है ना। तो हमने थ्योरी वाला पोर्शन डिस्कस किया है। अब हम इन दोनों टॉपिक से, क्वथनांक के उन्नयन से और हिमांक के अवनमन से, एक वर्कशीट लेकर मैं आया हूं जो कि आपको अवेलेबल हुई होगी। तो उस वर्कशीट में जो क्वेश्चंस हैं, आज उन क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, एक एक सवाल के जवाब आपको दूंगा, है ना। आप बिल्कुल भी आराम से रहिए, आराम से ध्यान से समझने की कोशिश करिए। बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से मैं अपने वर्कशीट में ये पूरी कोशिश करता हूं कि एनसीईआरटी के मुश्किल प्रश्न वर्कशीट में आ जाएं, है ना, और इजी क्वेश्चन आप वैसे ही कर लेंगे जैसे नॉर्मली किया जाता है। तो वर्कशीट पे फोकस करिए, आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 4 है क्वथनांक के उन्नयन और हिमांक के अवनमन पर यह वर्कशीट है। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पे हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। इसमें है 12 ग्राम ग्लूकोज को 100 ग्राम जल में विलीन करने पर प्राप्त हुए विलयन का क्वथनांक 100.32 डिग्री सेंटीग्रेड है। 12 ग्राम ग्लूकोज लिया, उसको 100 ग्राम जल में घोल दिया, विलयन बन गया। तो जो विलयन प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक 100.32 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि जल के लिए केबी का मान 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता हो तो ग्लूकोज का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो वो कह रहा है, तो ग्लूकोज का भार दिया है, ग्लूकोज का भार, ग्लूकोज विलेय है, 12 ग्राम दिया है। जल का भार दिया है, जल जो विलायक है, तो जल का भार दिया है 100 ग्राम, है ना। और विलयन का क्वथनांक यानी कि टीबीएस, विलयन का क्वथनांक 100.32 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, क्वथनांक का जो उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, ये होता है
विलयन का क्वथनांक माइनस विलायक का क्वथनांक, यही होता है। विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है, क्वथनांक का उन्नयन होता है ना, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा होगा, तो विलयन के क्वथनांक में से विलायक के क्वथनांक को घटा देंगे। विलायक कौन है? यहां पे जल है, डिग्री सेंटीग्रेड में क्वथनांक दिया है, तो 100.32 में से 100 निकाल देंगे जो कि जल का क्वथनांक है, तो 0.32 डिग्री सेंटीग्रेड बचेगा। ये डेल्टा टी बी का मान हो गया। के बी का मान सवाल में आपको दिया है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति मोललता, मोलैलिटी, या एम लिख देते हैं सीधे सीधे। स्मॉल एम का मतलब मोललता ही है ना। तो डेल्टा टी बी का मान क्या होता है? डेल्टा टी बी का मान होता है के बी इंटू मोलैलिटी, मोललता। तो डेल्टा टी बी का मान 0.32 है, के बी का मान 0.52 है, इंटू मोललता। मोललता मतलब विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय के मोलों की संख्या होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अणुभार ही पूछा है, तो विलेय का भार, विलेय ग्लूकोज है 12 ग्राम बटे अणुभार, अणुभार को m डैश मान लिया, ये मोलों की संख्या हो गई, बटे विलायक का भार 100 ग्राम है, बटे 1000 करेंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, किलोग्राम में परिवर्तित करना है ना। ये काट देते हैं 2 जीरो, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 0.32 बराबर 0.52 गुणे 120 बटे m डैश। तो m डैश का मान हो जाएगा 12 दूना 24, 4, 12 पंजे 60, 2 62, 62.4 बटे 0.32, तो ये आ जाएगा 6240 बटे 32, है ना। अब देखिए ये किससे कट जाएगा? 8 से नीचे वाला कट जाएगा, 16 से भी कट जाएगा। चलिए सिंपल कर लेते हैं। सिंपल नंबर से काटते हैं, 8 से काटते हैं, 8 चौक 32, देखिए ऊपर वाला 8 से कटता है, 8 पंच 40, 8 छंग 48 से 56 28 64, 8 सत्ते 56, 56 4, 4 2 6, 8 28 64, ये कट जाएगा, ये फिर से कट जाएगा, 4 एक कम 4, 4 में से 7 में से 4 गया, 3 बचा 38, 7 9 36, है ना, 7 9 36, 2 और ये 5, तो 195 इसका अणुभार ज्ञात हो जाएगा। सीधे सीधे फॉर्मूले पे था, कोई ज्यादा समस्या की बात नहीं थी। नोट कर लीजिए इसको। तो दूसरे प्रश्न पे आते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2, ये बहुत छोटा सा आसान सा सवाल था। क्वथनांक के उन्नयन पे सीधा फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके निकाल लेना था। दूसरा प्रश्न है 40 ग्राम बेंजीन, प्रश्न संख्या 2, बेंजीन का भार, बेंजीन का भार बराबर 40 ग्राम और इसके केबी का मान, यानी बेंजीन ही विलायक है जिसके लिए केबी का मान दिया हो। जैसे अगर जल विलायक नहीं है, किसी प्रश्न में जल नहीं है, जलीय विलयन नहीं है, तो जल विलायक नहीं है, तो ऐसे केस में जो दो पदार्थ दिए गए हैं उनमें से कौन विलायक होगा, यह पहचानने का तरीका है कि जिसके लिए केबी का मान दिया होगा, केबी विलायक के लिए ही होता है। तो केबी का मान इसके लिए दिया है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
में 3.24 ग्राम सल्फर घोलने पर, तो सल्फर का भार 3.24 ग्राम घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक में 0.81 केल्विन का उन्नयन होता है। मतलब कि क्वथनांक कितना बढ़ा ये दिया है, तो जो क्वथनांक में बढ़ोतरी होती है उसको कहते हैं डेल्टा टीबी। तो 0.81 केल्विन। तो सल्फर का अणुसूत्र बताना है। तो देखिए भाई, सल्फर का अणुसूत्र हम तब बता पाएंगे जब सल्फर का अणुभार पता होगा, है ना। तो इसके लिए पहले सल्फर का अणुभार निकालना पड़ेगा। तो ये आपका जो सल्फर है इस सवाल में विलेय है और बेंजीन विलायक है। तो डेल्टा टीबी और केबी का मान दिया है, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोलालता। तो डेल्टा टीबी 0.81, केबी का मान 2.53, मोललता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार चाहिए, तो भार दिया है 3.24, अणुभार वही जैसा पिछला क्वेश्चन किया m डैश। ये विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार 40 है, तो 40 ग्राम ना, 40 ग्राम बटे 1000, तो 1000 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.53 इंटू 324 अपॉन m डैश। तो m डैश का मान हो जाएगा 2.53 इंटू 324 अपॉन 0.81। मैं कैलकुलेटर रखा हूं अपने पास, मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके बता देता हूं आपको, आप लोग खुद सॉल्व करिएगा। 2.53 इंटू 324 डिवाइडेड बाई 0.81, 10-12 एक बार चेक कर लीजिए। केबी का मान 2.53, 3.24, 40 ग्राम बेंजीन, तो 10-12 इसका अणुभार आ गया, है ना। तो अब देखिए सल्फर का अगर अणुसूत्र मान लेते हैं SX है सल्फर का अणुसूत्र। तो सल्फर का अणुसूत्र, अब इसका अणुभार क्या होगा, तो अणुभार तो x गुणे 32x, और यही तो अणुभार आपने निकाला है 10-12, तो x का मान 10-12 बटे 32 31.625 आ रहा है। इस सवाल में कुछ थोड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि इसमें जो है अणुसूत्र में इतना x का मान इतना नहीं आना चाहिए, x का मान 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है उसके हिसाब से हमने x का मान निकाल लिया। तो अणुसूत्र जो होगा इसका, अणुसूत्र S 31.625 है ना। तो 32 ले लेते हैं, S32 राउंड ऑफ कर लेंगे, है ना। तो वैसे फिलहाल ये गलत है, S32 एग्जिस्ट नहीं करता, है ना, लेकिन फिर भी जो न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से हमने यही जो सॉल्व किया वो आपका मान आ गया। एक बार चाहे तो आंसर क्वेश्चन को आप मिला सकते हैं। 40 ग्राम बेंजीन के लिए केबी का मान दिया है, तो बेंजीन विलायक हो गया, तो 40 ग्राम बेंजीन का भार है, विलायक का भार 40 ग्राम, तो 40 बटे 1000 ये सही है। डेल्टा टीबी का मान यही दिया है, केबी का मान यही दिया है ना। और सल्फर का भार 3.24, तो 3.24 बटे अणुभार, तो यहां पे देखिए 10 से 10 कट गया, यहां पे थोड़ा सा हम लोगों ने गलती कर दी।
वही मैं सोच रहा था, यहां पे 4 आएगा। देखिए ये जो 4 बचा है ये यहां पे रहेगा, तो 4 जब रहेगा तो ये 4 से डिवाइड होगा, ये 4 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा तो ये आएगा 4 दूना 8 और 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 तिहाई 12, ये वैल्यू आएगी। ये मान 253 आएगा। वही मैं सोच रहा था गड़बड़ कैसे हो रहा है। सही है, क्वेश्चन सही है, 253। और 253 में देखिए छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। 7.91 आ रहा है, 7.91, तो ये जो है 8 के अप्रॉक्सीमेटली होगा, तो S8 सही है। तो इसलिए बहुत ध्यानपूर्वक क्वेश्चन करें। मुझसे गलती हो गई है ना, वैसे मुझसे ज्यादातर कैलकुलेशन में गलती हो जाया करती है कि ये मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक करिए। एक भी डिजिट अगर गड़बड़ हो गया तो क्वेश्चन का आंसर गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन करते समय बिल्कुल क्वेश्चन पे फोकस रहिए, ध्यान रखिए कि कोई मिस्टेक ना होने पाए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2 को। नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0.25 ग्राम नैफ्थलीन, जिसका अनुभार 128 है, घोलने पर प्राप्त विलयन के क्वथनांक में 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है। मतलब 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में घोला गया है ना। क्या घोला गया है? 0.25 ग्राम नैफ्थलीन घोला गया है। कार्बन टेट्राक्लोराइड में नैफ्थलीन घोला गया है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक हुआ, तो विलायक का भार 50 ग्राम है ना, और विलेय यानी नैफ्थलीन का भार 0.25 ग्राम है। नैफ्थलीन का अणुभार दिया 128, और जो विलयन प्राप्त होगा दोनों से उसके क्वथनांक में वृद्धि हुई, यानी डेल्टा टीबी का मान 0.2 दिया है। यदि समान भार कार्बन टेट्राक्लोराइड, मतलब उसी 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0.62 ग्राम एक अज्ञात पदार्थ घोला जाए तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि 0.62 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो अज्ञात पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए। तो देखिए दो चीजें हैं। पहले 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में नैफ्थलीन को घोला गया, तो जो विलयन प्राप्त हुआ उसका क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी दिया हुआ है, और फिर उसी 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में कोई अज्ञात पदार्थ घोल दिया गया, तो डेल्टा टीबी में जो वैल्यू आएगी, डेल्टा पीटी यानी क्वथनांक में जो वृद्धि होगी वो मान दिया है। तो दोनों विलेय को, नैफ्थलीन को और अज्ञात पदार्थ को घोला गया कार्बन टेट्राक्लोराइड में ही। तो जो नैफ्थलीन को घोलेंगे जब कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो जो केबी का मान कार्बन टेट्राक्लोराइड के लिए पहले वाले पार्ट में होगा वही दूसरे वाले पार्ट में भी केबी का मान होगा, क्योंकि विलायक बदल नहीं रहा है ना। तो पहले वाले पोर्शन में 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0.25 ग्राम नैफ्थलीन घोला गया, तो जो डेल्टा टीबी का मान प्राप्त हुआ वो 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हुआ, 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो इसमें देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार यानी विलायक का भार दिया है, विलेय का भार और विलेय का अणुभार पता है हमें, तो विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी, विलायक का भार तो मोललता आ जाएगा, है ना। और डेल्टा टीबी दिया है, तो बचा कौन? केबी बचा। भाई देखिए डेल्टा टीबी का मान होता है केबी इंटू मोललता, विलेय का भार
पूरा लिख दे रहा हूं, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणे विलायक का भार, विलायक का भार किलोग्राम में। तो देखिए डेल्टा टीबी 0.2 दिया है, केबी हमको नहीं पता है, विलेय का भार 50 ग्राम है, अणुभार विलेय का नैप्थलीन 128 ग्राम दिया है, विलायक का भार 50 ग्राम है बटे 1000 हो जाएगा। तो ये 50 से 50 कट गया, बोलिए 50 से 50 कट गया। ये सॉरी देखिए फिर गलती कर रहा था मैं, विलेय का भार 0.25 और यहां पे 50, तो 50 दूना 100, 20 आ गया है ना, और 20 से काटेंगे इसको, ये 10 बचेगा, और ये 2 छक 12 और 2 चौको 8, 64 बचेगा। तो केबी इंटू 2.5 बटे 64, तो केबी का मान क्या आएगा, केबी का मान 64 इधर जाएगा, तो 0.2 में 64 से मल्टीप्लाई होगा और 2.5 से डिवाइड होगा, पॉइंट घटा दो, 64, 2 चौको 8, 2 छक 12, 128 बटे 25, 128 बटे 25, 25 चौको 100, 25 पचम 125, 125, 3 बचा, पॉइंट लगाया, 25 से कम 25, 5 बचा, 25 दूना 50, केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। ये केबी का मान आ गया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक के लिए। अब दूसरे भाग में कह रहा है कि इसी 50 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में 0.62 ग्राम विलेय, कोई विलेय घोल दिया गया। विलेय घोलने पर जो डेल्टा टीबी प्राप्त हुआ वो 0.62 केल्विन प्राप्त हुआ। तो ये जो विलेय अज्ञात पदार्थ है, विलेय है, इसका अणुभार ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर केबी का मान जो है वही रहेगा जो ऊपर आपने निकाला, 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक नहीं बदला तो केबी का मान भी नहीं बदलेगा। तो डेल्टा टीबी यहां पे 0.62 है और ये 5.12 है, और विलेय का भार 0.62 ग्राम बटे विलेय का अणुभार मान लीजिए m डैश, विलायक का भार किलोग्राम में, तो वही 50 ग्राम है बटे 1000, तो 50 दूना 100, ये 20 आ जाएगा, और 5.12 इंटू 2 से गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 छक 12, 1 0, तो 12.4 अपॉन m डैश। तो m डैश का मान 5.12 इंटू 12.4 अपॉन 0.62। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूं, 5.12 इंटू 12.4 डिवाइडेड बाई 0.62, 102.4, ये अज्ञात पदार्थ का अणुभार है ना। देखिए बस इसमें एक नोटिस करने वाली बात यह थी कि क्वेश्चन में 2 भाग थे, पहले भाग में विलेय नैप्थलीन था, दूसरे भाग में विलेय अज्ञात पदार्थ था। तो दूसरे भाग में जो विलेय था उसका अणुभार ज्ञात करना था, विलायक दोनों में सेम था, इसलिए पहले भाग से जो केबी का मान आएगा उस केबी का प्रयोग दूसरे वाले भाग में करेंगे। नोट करिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है।
आप सभी लोग क्लास 12th में हैं और सभी को या तो इस बार अपीयरिंग में सभी बच्चे कोई आईआईटी का एग्जाम देगा, कोई मेडिकल का एग्जाम देगा, तो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पढ़ाई करनी है। सिर्फ बोर्ड को फोकस नहीं करना है, उसके साथ साथ आपको कंपटीशन पर भी फोकस करना है। तो अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ध्यान रखिएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है। 100 ग्राम जल में जल का भार यानी विलायक का भार 100 ग्राम है। 6.5 ग्राम विलीन करने पर प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 724 मिलीमीटर हो जाएगा। विलयन का वाष्प दाब 724 मिलीमीटर। अच्छा, ये किस पे मापन किया गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल का क्वथनांक होता है और क्वथनांक पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। तो जल का वाष्प दाब यानी विलायक का वाष्प दाब 760 मिलीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में किए हैं, है ना। विलय जल का भार 100 ग्राम है, 100 ग्राम जल है, 100 ग्राम जल में 6.5 ग्राम विलेय है। ये जो विलयन बनाया गया, यदि जल के लिए केबी का मान 0.57 है, केबी का मान दिया है 0.57 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, ठीक है। तो जल विलयन का क्वथनांक ज्ञात कीजिए। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है, विलयन का वाष्प दाब दिया है, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। विलयन का क्वथनांक ज्ञात करना है। तो देखिए, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, इससे फायदा यह होगा, विलयन का क्वथनांक ज्ञात करने के लिए डेल्टा टीबी ज्ञात करना पड़ेगा। डेल्टा टीबी ज्ञात करने के लिए केबी का मान पता है लेकिन मोललता नहीं पता है। लेकिन आपको ध्यान होगा, मैंने वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में आपको बताया था कि विलयन की मोललता कैसे निकाली जाती है। तो मोललता निकालने का फॉर्मूला याद अगर हो आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हम आपको बता रहे हैं, P0 माइनस PS अपॉन P0 इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। कैपिटल M विलायक का अणुभार है, विलायक यहां पे जल है। तो P0 760 724 760 गुणे 1000/18 बराबर 724 है, तो यहां से बचा 36/760 गुणे 1000/18। 18 दूना 36, ठीक। ये एक 0 से 0 भी कट गया, तो बचा कितना? 200/76 और सिंपल हो जाएगा 100 बटे कितना आ जाएगा? ये 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 50 और 4 एकम 4, 4 9 36। तो 50/19 आ गया विलयन की मोललता। अब इस मोललता का प्रयोग डेल्टा टीबी ज्ञात करने में करेंगे। डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू मोललता। तो केबी दिया है 0.57 इंटू 50/19। पॉइंट हटाएंगे 2 0 आएगा, 19 त्रिक 57, ये 3 हो गया। 3 से गुणा करोगे तो 150/100, तो 1.5 आया। डेल्टा टीबी का मान 1.5 आया। और डेल्टा टीबी क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्यूशन का माइनस बॉइलिंग पॉइंट होता है सॉल्वेंट का।
तो बॉइलिंग पॉइंट जो सॉल्यूशन का है इसको उधर भेज दें, तो 1.5 प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का बॉइलिंग पॉइंट, विलायक का क्वथनांक 1.5 प्लस 100, तो ये हो गया 101.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आ गया विलयन का क्वथनांक। आया समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन था, बस एक कंसेप्ट को एक फॉर्मूले से मोललता को ज्ञात करके दूसरे फॉर्मूले में उसका इस्तेमाल करना था। बहुत आसानी से करिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है 0.0। मैं बोलता हूं क्वेश्चन, वर्कशीट तो वैसे भी आपको मिली हुई है ना, लेकिन जिनको नहीं मिली है मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन इसीलिए कि आप लोग नोट कर लें। 0.05 मोलल जलीय विलयन, जलीय विलयन का मोललता है 0.05 का हिमांक ज्ञात कीजिए यदि जल के लिए केएफ का मान 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो मोललता क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, मोललता 0.05 KF दिया है, जल के लिए 1.86 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो विलयन का हिमांक, हिमांक का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्ञात करना है। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आपको पता है 0 केल्विन 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ही प्राप्त कर लें, डिग्री सेंटीग्रेड में ही निकालना है ना। तो इसके लिए निकालना पड़ेगा डेल्टा टीएफ बराबर केएफ इंटू मोललता। तो केएफ का मान 1.86 इंटू 0.05, 5 से गुणा करें, 5 6 30, 5 8 40, 3 43, 5 कम 5 4 9, 2 और 2 4, यानी कि 0.0930। ये 0 हटा भी सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। अब डेल्टा टीएफ होता है, देखिए क्वथनांक में विलयन के क्वथनांक में से विलायक का क्वथनांक घटाते हैं, क्वथनांक के उन्नयन में, लेकिन हिमांक के अवनमन में विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटाते हैं। तो हिमांक विलायक का माइनस हिमांक विलयन का, तो हमें विलयन का हिमांक चाहिए। तो ये टी नॉट एफ माइनस 0.093, इसका मान 0 है, 0 माइनस 0.093, तो इसका मतलब ये आया माइनस 0.093 डिग्री सेंटीग्रेड। बिल्कुल आसान सा सवाल है, फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन था, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई जरा समस्या की बात नहीं होनी चाहिए। अणुभार ज्ञात करना है। 1 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का हिमांक 0.4 केल्विन घट जाता है, यानी कि हिमांक का अवनमन दिया है, डेल्टा टीएफ दिया है। अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार ज्ञात करिए। अवाष्पशील पदार्थ के कितने ग्राम है? 1 ग्राम है। बेंजीन के लिए केएफ का मान दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो देखें 1 ग्राम विलेय जो है, 1 ग्राम विलेय 50 ग्राम बेंजीन में, 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया, 50 ग्राम बेंजीन में घोला गया। तो डेल्टा टीएफ का मान सीधे सीधे क्वेश्चन में आपको दे दिया है, डेल्टा टीएफ का मान है 0.4 केल्विन, 0.4 केल्विन, और केएफ का मान आपको सवाल में ही दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल।
तो बिल्कुल आसान है, विलेय का भार पता है, विलायक बेंजीन है, बेंजीन का भार अणुभार सब आप जानते हो, है ना। तो ये देखिए डेल्टा टीएफ का मान ज्ञात करना होगा, विलेय का अणुभार ज्ञात करना है। डेल्टा टीएफ बराबर होगा केएफ इंटू मोललता। तो डेल्टा टीएफ का मान आपको दिया है 0.4, केएफ का मान 5.12, मोललता विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, विलेय का भार 1 ग्राम बटे अणुभार नहीं पता m डैश, और विलायक का भार किलोग्राम में, तो 1000 ऊपर आ जाएगा, 50 दूना 100 ये 20 हो जाएगा, और ये 20 से गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 पचे 10 और 1 0, तो ये 102.4 बटे m डैश। ठीक है, अब ये डेल्टा टीएफ का मान 0.4 दिया हुआ है, तो m डैश का मान हो गया 102.4 बटे 0.4, ये पॉइंट घट गया, 1024 बटे 4, तो 4 दूना 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, तो ये इसका अणुभार ज्ञात हो गया। नोट कर लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन इसमें और बचा, वो एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है। देखिए दो तत्व हैं ए और बी, ए और बी दो तत्व हैं, मिलकर के दो यौगिक बनाते हैं AB2 और AB4। जब जुड़ते हैं तो ये दो तरह के यौगिक बनाते हैं। कह रहा है कि 20 ग्राम बेंजीन में, 20 ग्राम बेंजीन में C6H6 में 1 ग्राम AB2 को पहले घोला गया और फिर दूसरी बार 20 ग्राम बेंजीन में ही 1 ग्राम AB4 को घोला गया। तो हिमांक में जो अवनमन हुआ ये 2.3 केल्विन और ये 1.3 केल्विन हुआ। तो परमाणु भार ज्ञात करने हैं, परमाणु भार किसके, ए के और बी के। तो भाई देखिए ए और बी के परमाणु भार ज्ञात करने हैं, तो पहले AB2 और AB4 का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन है ना। अच्छा, बेंजीन के लिए KF का मान दिया है, KF का मान 5.1 दिया है, 5.1 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। तो देखिए वही चीज यहां के लिए भी होगा, विलेय का भार, विलायक का भार, विलेय का भार डेल्टा TF KF। तो पहले इसके लिए लगाएं, इसके लिए देखते हैं डेल्टा TF का मान कितना है 2.3, KF का मान 5.1 इंटू विलेय का भार 1 ग्राम बटे विलेय का अणुभार MAB2 मान लेते हैं। विलेय का अणुभार, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में, 1000 ऊपर आ जाएगा। ये 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 पचे 10, 50 आ गया, 50 से गुणा करेंगे तो 5 1 कम 5, 5 पचम 25, 255 बटे MAB2। तो MAB2 का मान 255 बटे 2.3। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूं, 255 डिवाइडेड बाई 2.3। तो AB2 का अणुभार जो आया वो आया 110.87।
AB2 का अणुभार आ गया। इसी तरह आप दूसरे वाले सॉल्यूशन पे लगाना शुरू करिए। दूसरे वाले पे अब की बार डेल्टा टीबी 1.3 है, ये 5.1 ही है, 1 ग्राम है, MAB4 हो जाएगा और ये 20 ग्राम ही है, बट 1000 ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। तो 20 पंजे 100, 50 आ जाएगा, 50 से गुणा करेंगे आप 255 बटे MAB4। तो MAB4 का मान आ जाएगा 255 बटे 1.3 बराबर 255 डिवाइडेड बाई 1.3, 196.15, 196.15। ये इसका अणुभार आ गया। अब देखिए, अणुभार अगर ज्ञात हुआ AB2 का, तो इसका अणुभार कैसे निकालते हैं? परमाणु भारों की सहायता से। AB2 का है तो A का परमाणु भार प्लस 2 गुणे B का परमाणु भार, तो A प्लस 2B आएगा ये समीकरण नंबर 1। और ये 196.15 बराबर होगा A प्लस 4B, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 से 2 माइनस 1 कर दें, 2 माइनस 1 कर दें तो A प्लस 4B बराबर 196.15। और दूसरा क्या है? A प्लस 2B बराबर 110.87। घटा दें तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, ये आएगा 2B माइनस 196.15 में से 110.87 घटा दिया जाए तो 85.28 आएगा। 85.28। तो B का मान हो गया 85.28 बटे 2। तो B का मान आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 42.64। 42.64 ये B का परमाणु भार है। B का परमाणु भार 42.62। अब A का परमाणु भार ज्ञात करना है। इधर आ जाते हैं थोड़ा सा, किसी समीकरण में, समीकरण 1 से ले लीजिए। समीकरण 1 से देखिए, A2B का मान कितना था? 85.28। तो A का मान क्या होगा? 110.87 माइनस 85.28। तो इसको भी निकाल लेते हैं। 110.87 माइनस 85.28, 25.59। तो A का मान हो गया 25.59। तो A का ये परमाणु भार हो गया और B का ये वाला परमाणु भार हो गया। तो इसी तरह से इसका अणुभार ज्ञात करके इसके परमाणु भारों को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा मेरे ये वर्कशीट का सॉल्यूशन। जिन लोगों ने वर्कशीट में अपने से सॉल्व कर लिया था, उनके 1-2 क्वेश्चन फिर भी फंसे होंगे, तो वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही है ना। अगर एक आपको जरूरी सूचना मैं हर वीडियो में देता हूं, आज भी दे रहा हूं, कि अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन प्रॉपर टाइम पे मिलते रहे, जिससे आप सुचारू रूप से क्लासेस बिना डिस्टरबेंस के कर पाएं। क्योंकि जब मैं व्हाट्सएप पे शेयर करता हूं तो व्हाट्सएप पे शेयर बाद काफी लेट में होता है, और यूट्यूब पे मैं पहले ही अपलोड कर देता हूं, तो आपको वीडियोस पहले ही अब मिलने शुरू हो जाएंगे, है ना। बाद के लिए आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा कि मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर करूं तब आप वीडियो देख पाओ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना, और अच्छे से घर पे रह के पढ़ाई करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे,
और जितने वर्कशीट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसके क्वेश्चन प्रॉपर टाइम पे ही सॉल्व करें। बहुत ज्यादा वर्कशीट में क्वेश्चन नहीं रहता, 6, 7, 8 क्वेश्चन, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन, तो उतना बहुत बड़ा बात नहीं है ना। एक दिन में आप आराम से कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई करिए, कोशिश करना हाथ में है ना। जितना ट्राई करेंगे, अगर किसी सवाल को आप लगाते हो, अगर आप उसको गलत लगाते हो, तो जितने गलत तरीकों से आप सवाल लगाएंगे, आपको कम से कम यह पता चलेगा कि उन गलत तरीकों, जितने हमने 5 तरीके से एक सवाल को लगाया और 5 से आंसर नहीं आया, तो कम से कम अब आप ये जान गए कि उन 5 तरीकों से तो आंसर नहीं आएगा। तो आप हमेशा छठे नए तरीके के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन यह तब होगा जब आप सवाल लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्लीज क्वेश्चन सॉल्व करिए, डाउट अपने क्लियर करिए। कि एक कहावत है कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन, है ना। तो आप मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहिए, नो स्टडी नो कंफ्यूजन वाली स्थिति में ना रहिए। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और वर्कशीट सॉल्व करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।